हाँ ठीक है, चलिए इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और देखिए ध्यान दीजिएगा। आपको जो है एक कॉपी लेकर के आना है, आपको हम पीडीएफ भी देंगे। अभी हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं अभी हम आपको धीरे धीरे सब चीज मिल जाएगा। कॉपी तो आप अपना लेकर के आएंगे, पेन आप अपना लेकर के आएंगे। पीडीएफ जो है हम ऑनलाइन वालों के लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा देंगे और ऑफलाइन वालों के लिए संस्थान के ऑफिस में रहेगा, तो आप अपना ले लीजिएगा। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग प्रारंभ करते हैं इतिहास। और इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन का जो कालखंड है ये 1857 से लेकर के 1947। और जानते हैं इसको पढ़ना है हम लोगों को, और इसका जो है हम हैंड रिटेन नोट आपको अवेलेबल करवाएंगे। हैंड रिटेन नोट, जो मेरा हैंड रिटेन नोट है वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे और अति शीघ्र अवेलेबल करवाएंगे। आज से कल में हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ऑनलाइन वाला सबको जवाब दीजिए। और जो है आ जाइए अब। है बैठाइए, बाद में बोलिए, बैठने के लिए बोले। ठीक है, तो आ जाइए, देखते हैं हम लोग चीजों को। कहां है, बुला ही लीजिए, बुला लीजिए, पढ़ाते हैं, पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। कोई आया हुआ है, वो बोल रहा है सर वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू कीजिए। चलिए आ जाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आएंगे तो देखेंगे। आ जाइए आप, देखिए भारत का जो प्रथम ठीक दिया नहीं जी, ये तो गड़बड़ कर दिया, शुरू करने से पहले ये छींक दिया। अब रुक जाइए, 1-2 मिनट रुक जाते हैं। चलिए एक बार और छींक दीजिए जो छींके थे। चलिए अब हल्ला नहीं, देखिए अब हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, अब पढ़ना है, अब पढ़ना है, अब कुछ भी नहीं। अब सुनिए, यहां पर रिजल्ट चाहिए तो पढ़िए। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन का जो कालखंड है 1857 से 1947, इस कालखंड में होने वाला जो प्रथम विद्रोह है वह आपको 1857 का विद्रोह है। 1857 का विद्रोह है। तो हम लोग जो प्रारंभ करने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह से हम लोग इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन, और स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह। ईस्वी का विद्रोह देखिए, आपका संस्थान का एक नोट है, टाइपिंग किया हुआ नोट है, और एक नोट है हैंड रिटेन नोट है। आपको हैंड रिटेन नोट देंगे, टाइपिंग किया हुआ नोट बहुत टफ है, आप नहीं पचा पाइएगा उसको। हैंड रिटेन नोट हम आपको देंगे, उसको आप पचा लीजिएगा, समझ गए। 1857 ईस्वी का विद्रोह देखिए, एक तो इस विद्रोह के विषय में सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। यह विद्रोह किसने किया, क्यों किया, किसके खिलाफ किया, कब प्रारंभ हुआ, कब अंत हुआ, यह सब सामान्य सी जानकारी है। अगर 1857 ईस्वी के विद्रोह की हम लोग बात करें तो जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। यह विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह विद्रोह किसने किया, यह विद्रोह किसने किया, किसने किया। तो यह विद्रोह जो है सिपाहियों ने किया था।
किसने किया था? सिपाहियों ने। सिपाही, जैसे आप लोग सिपाही बनने का तैयारी कर रहे हैं ना जी, तो वही सिपाही ही किया था ये विद्रोह, समझ गए? कहां गया वो? लेकर के आ जाइए उनको भी लेकर के, इनको सही उनको लेकर आइए। अरे आ जाइए, आ जाइए जल्दी, पढ़ाएंगे हम। वो आप ही लोग का हम वेट कर रहे थे। जल्दी आइए, पढ़ाना भी प्रारंभ करना। हाँ आ जाइए, स्टार्ट हो गया हो गया हो गया। देखिए परमहंस है ही, और इनका जो है 2446 दरोगा में हुआ था। अभी कहाँ पोस्टिंग है? वो कैमूर में अभी पोस्टेड है। और उनके बगल में जो है फिजिकल करवाते हैं, क्या नाम है उनका? मनीष जी, मनीष ना, मनीष जी हैं गांधी मैदान में ना, गांधी मैदान। मनीष जी हैं गांधी मैदान में फिजिकल करवाते हैं। और परमहंस जो है उन्हीं के यहाँ फिजिकल किए थे, उन्हीं के यहाँ फिजिकल करके फिजिकल पास किए थे। तो ये बोले कि जो है मनीष जी को एक बार बिहार पुलिस में मौका दिया जाए, बेहतर फिजिकल करवाते हैं। तो मनीष जी हैं गांधी मैदान में फिजिकल करवाते हैं। तो आप इनको देख ही रहे हैं कि कितना, और इनका वेट तो अभी थोड़ा कम है, लेकिन पहले और भी ज्यादा हुआ करता था। तो जब इतना वेटेड इंसान को फिजिकल करवा दिए हैं, तो आप लोग तो इंटरमीडिएट करके आए हुए हैं, आपके पास तो काफी जोश जुनून है, समझ गए? तो आप लोग को तो ऐसे ही करवा देंगे। तो गांधी मैदान में मनीष जी का फिजिकल सेंटर है, क्या नाम है? क्या? जोश एथलेटिक्स ग्रुप, जोश एथलेटिक्स ग्रुप। कुछ लोग इनको जानते भी होंगे, जो गांधी मैदान जाते होंगे वो जानते भी होंगे। तो आप जो है मनीष जी अपने फिजिकल एकेडमी के विषय में बता दीजिए, सब चीज क्या है कैसे है, फिर हम पढ़ा देंगे। सर हेलो सभी को जय हिंद। मेरा नाम मनीष सिंह हुआ। मेरा ग्रुप का नाम जोश एथलेटिक्स ग्रुप हुआ, जो कि गांधी मैदान में गेट नंबर 5 के पास चलता है। और आप लोग एक बार ज़रूर आए मेरे यहाँ, एक बार ज्वाइन करके आप लोग भी अपना फिजिकल 100% बिल्कुल एक भी बच्चे को नहीं छटने दिया जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बता दिया जाएगा, पैसा ही बता दिया जाएगा। पैसा सर के थ्रू आइएगा तो सर बता देंगे आप लोग को, हम क्या बिल्कुल। ऐसे भी मेरा फी 2500 रुपया, अगर सर के थ्रू आइएगा तो कुछ जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल, अगर आप लोग सहमति है ज्वाइनिंग के बाद तो बिल्कुल ठीक है, उसमें भी हम सहमति है, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग एक बार जरूर आए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 906, लिखिए दीजिए, 9065253352। आप लोग एक बार इस पर कांटेक्ट करें और आए, हमसे मिले। अगर ये अच्छा आप लोग को फिजिकल लगे तो मेरे पास श्योर करें, और नहीं लगे तो अन्यथा फिर आप लोग किसी और के पास भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर हमारे पास आए। और सभी को चलिए जय हिंद। चलिए सभी को जय हिंद। चलिए, हमारा तो फिजिकल जो है तीसरा बार में हम क्वालिफाई किए थे। 1717 में भी मेरा रिटर्न हो गया था, लेकिन फिजिकल ऐसे अपने मन से दौड़ते थे, कभी रोड पे, कभी कच्ची पे, कभी पक्का पे। तो अंततः जो है ना 6.5 मिनट पक्का लग गया था हमको। उसके बाद फिर एक्सरसाइज का बहाल आया था 126 पोस्ट वाला, उसमें भी वही हाल हुआ कि बारिश उस समय बहुत ज़्यादा हो गया था पटना में। और लास्ट में आया 2440 वाला बहाली। उस समय तो आप लोग जानते हो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सर जो है उस समय कहीं हॉस्टल लेके सेपरेट व्यवस्था करवाए थे, और जितना भी स्टूडेंट था उसको सुबह से लेकर शाम तक रखते थे। बीच में खाना का समय मिलता था, नाश्ता का समय मिलता था। एकदम सर के मार्गदर्शन में हम तैयारी किए, अंततः तब जाके हमको सफलता मिला। ऐसा नहीं रिजल्ट मेरा पहले से होते आ रहा था, लेकिन अंतिम रूप से चयन सर के मार्गदर्शन में आए तभी हुआ। और मेरा जहाँ तक फिजिकल का बात है तो मेरा फिजिकल बहुत खराब है। मेरे गाँव का छोटा भाई सब ये पूछ सकते हैं, मेरा बहुत फिजिकल, नीतीश कुमार है वहाँ, तो छोटा भाई है, तो बहुत फिजिकल खराब था। लेकिन मनीष सर के मार्गदर्शन में गए तो मेहनत करवाए। मेहनत में कमी नहीं करवाते। आपको कभी कभी लगेगा कि क्या करवा रहे, फालतू का इतना खाली दोहराते हैं, लेकिन वो जो दोहराएंगे लास्ट में वही आपका जो है दम पचेगा, तो वही आपका लास्ट में जो है फायदा करेगा, और अंततः जो है सफल हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में तो एक नंबर वाला सिस्टम है, उसमें तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग। आप जितना कम समय में कर पाएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाई जंप है, उसके बाद गोला में नंबर है, सारा चीज़ का व्यवस्था मनीष जी के पास अच्छा है। आप लोग आइए, सर के थ्रू जाएगा तो फी ऑटोमेटिक कम होगा। आइए, तो फी में टेंशन मत लीजिए, आप लोग फी जितना होगा कम हो जाएगा आप लोगों को, समझे? बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, सर के मार्गदर्शन में आ गए तो हड़बड़ाने का कहीं जरूरी नहीं है। सर जो गाइड करते हैं बस उतना ही करना। ऐसा नहीं कि लगे 8 घंटा 10 घंटा, अपना दूसरा काम भी करना है, फिल्म भी देखना है, खेलना भी, कूदना भी, सारा काम करना है। ऐसा
ऐसा नहीं कि 24 घंटा एकदम पढ़ने में लगे, उतना पढ़ाई को सीरियसली भी नहीं लेना। सर का जितना सर बता रहे हैं उतना कीजिएगा, अंत आप लोग निश्चित रूप से सफलता होएगा। और आप लोग को अग्रिम शुभकामना है कि आप लोग सफल होकर आइए, डिपार्टमेंट में आइए, सेवा कीजिए, और बिहार पुलिस का जो भविष्य है आप लोग के आने से और बेहतर होगा। इसी के साथ सभी को अग्रिम शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक 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 है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, चलिए हो गया। अब आ जाइए, आइए अब पढ़िए, आ जाइए अब। हीरो सब अब आइए। देखिए, सबसे पहली बात, 1857 का विद्रोह किसने किया? तो 1857 का विद्रोह जो है सिपाहियों ने किया। किसने किया? सिपाहियों ने, सिपाहियों ने। अब प्रश्न यह उठता है कि किन सिपाहियों ने किया, किन सिपाहियों ने किया? तो देखिए, बात अगर आप 1857 ईस्वी की करेंगे तो जो 1857 का ईस्वी है, 1857 ईस्वी के समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। 1857 ईस्वी के समय भारत में किसका शासन हुआ करता था? अंग्रेज। किसका? अंग्रेज। अंग्रेज का शासन हुआ करता था। तो अब जब अंग्रेज का शासन हुआ करता था, शासन अंग्रेज किया करते थे, तो सिपाही भी अंग्रेज के अधीन ही था। और जब सिपाही अंग्रेज के अधीन था तो अंग्रेजों ने सिपाहियों के साथ, खासतौर पर भारतीय सिपाहियों के साथ, खासतौर पर भारतीय सिपाहियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। क्या अच्छा बर्ताव नहीं किया? तो एक तो अंग्रेज भारतीय मूल के सिपाहियों को कुत्ता कहता था, सुअर कहता था, गाली देता था। दूसरा, वेतन बहुत कम देता था, बहुत कम वेतन देता था, न के बराबर वेतन देता था। अपमान अलग झेलना पड़ता था, वेतन नहीं मिलता था। तो भारतीय सिपाहियों का इतना अधिक अंग्रेजों ने शोषण किया कि भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ है और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने यह विद्रोह किया है। 1857 ईस्वी का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ है और यह विद्रोह भारतीय सिपाहियों ने किया है। किसने किया है? भारतीय सिपाहियों ने। अब इस विद्रोह के निश्चित तौर पर कारण रहे होंगे, कई सारे कारण रहे होंगे। इस विद्रोह के निश्चित तौर पर कुछ न कुछ परिणाम रहे होंगे। इस विद्रोह का प्रसार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रहा होगा और अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया होगा। अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया होगा। यह सब है। अब देखिए, अगर बात हम लोग इस विद्रोह के विषय में करें, इस विद्रोह से संबंधित सामान्य जानकारी को हम लोग देखें, तो इस विद्रोह से संबंधित सामान्य जानकारी को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, तो कुछ प्रश्न आप जब बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 1857 के विद्रोह से संबंधित 2-3-4 प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। पहली जानकारी यह है कि यह जो विद्रोह प्रारंभ हुआ है, यह विद्रोह प्रारंभ हुआ है 10 मई 1857 से। 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ है और यह विद्रोह प्रारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत किया है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई है और इसकी शुरुआत किया है मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने। मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इस विद्रोह की शुरुआत किया। पहली 3 जानकारी यही है। तो 1 सेकंड में इसको याद कर लीजिए। ये तीनों डाटा, अगर 10 मई 1857 मेरठ और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये तीनों डाटा की अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों के तीनों डाटा अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके पास, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, समझे। बताइए 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? कब हुई है? कहां से हुई है? कहां से हुई है? कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से? कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया है। अब देखिएगा, अगर 1857 ईस्वी के समय की हम लोग बात करें तो उस समय भारत में
मुगलों का शासन हुआ करता था। उस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगलों का शासन सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, लेकिन सांकेतिक तौर पर मुगलों का शासन ही माना जाता था। तो उस समय भारत में अगर शासन की हम लोग बात करें तो शासन जो है मुगलों के हाथ में हुआ करता था। मुगल बस नाम मात्र के शासक हुआ करते थे, मुगल नाम मात्र के शासक हुआ करते थे। और उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे, उनका नाम था आपको बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके बिहार पुलिस का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते होंगे। अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए? अंतिम मुगल बादशाह हुए हैं बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो कि अंतिम मुगल बादशाह भी रहे हैं, या थे, अंतिम मुगल बादशाह भी थे। क्योंकि जानते हैं जब 1857 के विद्रोह का अंत 1858 ईस्वी में हुआ, 1857 के विद्रोह का अंत 1858 ईस्वी में हुआ, और जब 1858 ईस्वी में विद्रोह का अंत हुआ तो 1858 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने एक अधिनियम लाया था। और 1858 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने जो अधिनियम लाया था, उस अधिनियम को कहा जाता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है, मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मुगल सत्ता का अंत, मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। तो इसके बाद मुगल सत्ता रहा ही नहीं, और जब मुगल सत्ता रहा ही नहीं तो बादशाह का तो कोई अता पता रहा नहीं, समझ गए? तो ये बात हो गई। तो देखिए जब आप 1857 के विद्रोह के परिणाम को देखेंगे तो परिणाम में भी हम आपको एक बात बताएंगे कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के अंतर्गत एक परिणाम यह भी निकल करके सामने आया कि मुगल सत्ता का अंत हो गया। मुगल सत्ता का क्या हो गया? अंत। मुगल सत्ता का क्या हो गया? अंत हो गया, समझ गए? तो ये चीज है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर उस समय भारत की वास्तविक सत्ता देखे, भारत का वास्तविक शासन देखे, वास्तविक सत्ता देखे, तो उस समय भारत का वास्तविक शासन जो है अंग्रेजों के हाथ में था। उस समय भारत का वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ में था। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में था। और वास्तविक सत्ता जो अंग्रेजों के हाथ में था, अंग्रेज एक पद लाया था, और अंग्रेज के द्वारा जो एक पद लाया गया था, उस पद का नाम था बंगाल का गवर्नर। और बंगाल के गवर्नर पद ही बाद में जाकर के भारत का गवर्नर जनरल बना। और देखिए ये सब चीज जो है हम आपको बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आप बात करेंगे भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की, तो भारत में जो अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई है, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना 1757 के पलासी युद्ध से हुआ है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना 1757 के पलासी युद्ध से हुआ है, 1757 के पलासी युद्ध से। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कौन युद्ध से हुआ है? 1757 के पलासी युद्ध, 1757 के पलासी युद्ध, 1757 के पलासी युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई है। तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कब हुई है? 1700 और कौन युद्ध से? कौन युद्ध से? पलासी की युद्ध से हुआ है। और इस युद्ध के बाद ही जो है एक पद आया था, उस पद का नाम था बंगाल का गवर्नर। क्या नाम था? क्या नाम था? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। और यही बंगाल का गवर्नर बाद में जाकर बंगाल का गवर्नर जनरल, यही बंगाल का गवर्नर जनरल बाद में जाकर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और यही भारत का गवर्नर जनरल बाद में जाकर बना भारत का वायसराय। क्या बना? भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। और अगर बात 1857 ईस्वी के विद्रोह की करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल का पद विद्यमान था, भारत के गवर्नर जनरल का पद विद्यमान था। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इस समय भारत के भीतर जो वास्तविक सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी, और अंग्रेजों ने एक पद लाया था, उस पद का नाम था भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल का पद अस्तित्व में था, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। अगर बात हम लोग लॉर्ड कैनिंग की करें तो जो लॉर्ड कैनिंग है ये आपको 1856 से 1862 तक रहे हैं भारत में। तो 1856 से 1862 तक ये भारत में रहे हैं। तो इसी बीच में 1857 आता है या नहीं आता है? आता है। तो मतलब 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। अब इसके बाद आगे आप इस बात को जानिए कि इस समय देखिए, जैसे आज बात अगर आज की करें तो आज भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन हमेशा भारत की राजधानी दिल्ली नहीं रही है। भारत की राजधानी हमेशा अलग अलग जगह रही है। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? कोलकाता, कोलकाता हुआ करती थी। और भारत की राजधानी दिल्ली बनी है 1912 में। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? 1912 में। भारत की राजधानी दिल्ली बनी है 1912 में। 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? कोलकाता, कोलकाता हुआ करती थी। तो आपको
जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे, वे रहा करते थे कोलकाता में, क्योंकि 1857 के समय भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। तो 1857 के विद्रोह के समय अगर आपसे भारत की राजधानी के विषय में पूछा जाए तो 1857 के विद्रोह के समय भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत की राजधानी कहां हुआ करती थी? 1857 के विद्रोह के समय भारत की राजधानी कहां हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। और जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, आपको लॉर्ड कैनिंग, वे कोलकाता में रहा करते थे। कहां रहा करते थे? कोलकाता। कहां रहा करते थे? कोलकाता। लेकिन जानते हैं 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था उत्तर प्रदेश। सबसे प्रमुख केंद्र बना था उत्तर प्रदेश। अगर 1857 के विद्रोह से सबसे अधिक कोई राज्य प्रभावित था तो वह आपको उत्तर प्रदेश प्रभावित था। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित था, समझ गए? और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित था तो इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने कुछ समय के लिए भारत का आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को बना दिया, या भारत का आपातकालीन मुख्यालय, या कुछ समय के लिए भारत का जो है आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बना दिया। तो लॉर्ड कैनिंग की अगर हम लोग बात करें तो 1857 के विद्रोह के समय जो है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को कुछ समय के लिए आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था। कुछ समय के लिए आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ समय के लिए अपना आपातकालीन मुख्यालय किस शहर को बनाया? तो आंसर हो जाता इसका इलाहाबाद। क्या हो जाता आंसर? इलाहाबाद। और जानते हैं जब आपको 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था उस समय अंग्रेजी सेना का जो कमांडर हुआ करता था, या अंग्रेजी सेना का जो मुख्य सेनापति हुआ करता था, उनका नाम था जॉर्ज एनीसन। जॉर्ज एनीसन। तो 1857 के विद्रोह के समय जो अंग्रेजी सेना का मुख्य सेनापति हुआ करता था, अगर हम लोग मुख्य सेनापति की बात करें तो मुख्य सेनापति हुआ करता था जॉर्ज एनीसन। लेकिन जानते हैं अगर बात जॉर्ज एनीसन की करें तो जॉर्ज एनीसन जो है इस विद्रोह को दबाने में असफल हो रहा था। और जब जॉर्ज एनीसन इस विद्रोह को दबाने में असफल हो रहा था, तो इन्हें जो है पद से हटा करके इस पद पर लाया गया जॉर्ज कैंपबेल को इस पद पर लाया गया। और इसलिए आप सुनेंगे कि 1857 के विद्रोह को अधिकतर क्षेत्रों में जिस अंग्रेज सेनापति ने दबाया है उसका नाम है जॉर्ज कैंपबेल। क्या नाम है? जॉर्ज कैंपबेल। क्योंकि मुख्य सेनापति वही था, और जब मुख्य सेनापति वही था तो स्वाभाविक सी बात है विद्रोह को दबाएगा कौन? वही ना दबाएगा जी, समझ गए? तो बात ये हुआ, समझ गए? तो ये चीज है। तो मुख्य सेनापति 1857 के विद्रोह के शुरू होने के समय जॉर्ज एनीसन था, लेकिन जब विद्रोह दबाया जा रहा था तो उस समय आपको जॉर्ज कैंपबेल बन गए थे। और विद्रोह को दबाने में जिस सेनापति का सबसे बड़ा योगदान रहा है वह आपको जॉर्ज कैंपबेल है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया? तो जॉर्ज कैंपबेल ने दबाया। लखनऊ में किसने दबाया? तो लखनऊ में भी कैंपबेल ने ही दबाया। फैजाबाद में आप बात करेंगे तो वहां पर भी जो है कैंपबेल ने ही दबाया। अधिकतर क्षेत्रों में विद्रोह को कैंपबेल ने ही दबाया, क्योंकि विद्रोह को दबाने के क्रम में मुख्य सेनापति जॉर्ज कैंपबेल ही हुआ करते थे, समझ गए? तो ये सब बात आप याद रखेंगे। इसके अलावे इस समय अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो इस समय भारत में ब्रिटेन की सत्ता हुआ करती थी। तो ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन में कौन विरोधी दल के नेता थे, ये सब बात भी आपकी जानकारी में निश्चित तौर पर जो है आपको होनी चाहिए। तो इस समय अगर हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, तो इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड पामस्टर्न। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? लॉर्ड पामस्टर्न हुआ करते थे। और वही इस समय जो विरोधी दल के नेता थे, अगर बात विरोधी दल के नेता की करें तो इस समय विरोधी दल के नेता हुआ करते थे डिजरेली। कौन हुआ करते थे? डिजरेली हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में भारत में भाजपा सत्ता में है, विपक्ष में कांग्रेस है, तो भाजपा सत्ता में है तो भाजपा का प्रधानमंत्री मोदी जी है, और विपक्ष में कांग्रेस है तो विपक्षी दल का नेता जो है आपको राहुल गांधी को तो ऐसे मान लिया जा रहा है, लेकिन विरोधी दल का नेता जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप मान के चलिए, या राहुल गांधी, संवैधानिक तौर पर तो ये दोनों नहीं ही है, समझ गए? तो ये चीज है, आप इसको याद रखिएगा। तो जैसे इधर का 2-3 फैक्ट आपने याद कर लिया था, उसी प्रकार से जो है ये भी फैक्ट आप याद कर लीजिए। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन हुआ करता? अंतिम मुगल बादशाह उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ? गवर्नर जनरल। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय किस शहर को बनाया? आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद। 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ था तो उस समय जो है आपको मुख्य सेनापति कौन हुआ करता? मुख्य सेनापति उस समय प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? प्रधानमंत्री के पद पर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर विरोधी दल का नेता डिजरेली। ये सब 1857 के विद्रोह के विषय में प्रारंभिक जानकारियां हुई। 1857 के विद्रोह के विषय में जो है ये सब प्रारंभिक जानकारियां हुई। अब
1857 के विद्रोह को जो है हम लोग 5 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह को जो हम लोग 5 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। तो 1857 के विद्रोह को जो है हम लोग जो 5 भाग में बांट करके पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले 1857 के विद्रोह के कारण को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का कारण क्या है। कारण को हम लोग देखते हैं। कारण के बाद जो है इसके प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देखते हैं। प्रसार और नेतृत्वकर्ता मतलब इस विद्रोह का प्रसार किन किन राज्यों में हुआ, कहां कहां हुआ, कहां किसने नेतृत्व किया। इसके बाद जो है इसके स्वरूप या प्रकृति को नहीं तो इसके बाद जो है इसके परिणाम को देखते हैं, सॉरी इसके असफलता के कारणों को देखते हैं, क्योंकि यह विद्रोह भारतीयों के संदर्भ में असफल ही रहा है। तो इसके असफलता के कारण को देखेंगे, फिर जो है परिणाम को देखेंगे, और परिणाम को देखने के बाद जो है इसके विद्रोह या स्वरूप को देखेंगे कि इस विद्रोह का जो है 1857 के विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति कैसा था। 1857 के विद्रोह का जो है स्वरूप या प्रकृति कैसा था, तो इसके स्वरूप या प्रकृति को जो है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1857 के विद्रोह के कारण की, कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या है। देखिए, कोई भी घटना अगर होता है तो उसके घटित होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। कोई भी घटना अगर होता है आपके जीवन में हो या कहीं भी कोई भी घटना हो तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, और एक तत्कालिक कारण भी होता है। कई कारण होते हैं तथा एक तत्कालिक कारण भी होता है। तो बात अगर 1857 के विद्रोह की करें तो 1857 के विद्रोह होने के भी कई सारे कारण है। राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, सैन्य कारण है, और साथ ही साथ इस विद्रोह के एक तत्कालिक कारण भी है। इस विद्रोह के एक तत्कालिक कारण भी है। तो इस विद्रोह के तत्कालिक कारण को आप जानिए। सबसे पहले आप तत्कालिक कारण को ही जान लीजिए, फिर आप इस विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य कारणों को भी एक एक करके जो है आप जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इस विद्रोह के तत्कालिक कारण। सबसे पहले हम तत्कालिक कारण ही बता देते हैं। तत्कालिक कारण देखिए, इस विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। भारत में जो ब्रिटिशों का शासन था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना में भारत के लोग भी थे और यूरोपीय लोग भी थे। ब्रिटिश सेना में भारत के लोग भी थे और यूरोपीय लोग भी थे। भारतीय मूल के लोग भी थे और यूरोपीय मूल के लोग भी थे। यूरोपीय मूल के लोग भी थे। तो जो ब्रिटिश सेना थी, जिस ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल के लोग और यूरोपीय मूल के लोग, दोनों मूल के लोग थे, उस ब्रिटिश सेना में एक राइफल हुआ करती थी। उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस राइफल। उस राइफल का क्या नाम था? ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल। देखिए, जैसे अगर आप पैसे वाले हैं तो आप हमेशा मोबाइल चेंज करते रहते होंगे। जैसे नया मॉडल आता है, पुराना बेचकर नया ले लेते होंगे, ऐसा होता है, समझ गए। तो अब अंग्रेजी सेना में जो ब्राउन बेस राइफल था, उस राइफल से अच्छी तकनीक के राइफल का खोज हो चुका था। उस राइफल से अच्छी तकनीक के राइफल का खोज हो चुका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि जब इस राइफल से, ब्राउन बेस राइफल से अच्छी तकनीक के राइफल का खोज हो चुका है, तो इस ब्राउन बेस राइफल को हटा देते हैं और जो नई तकनीक के राइफल का खोज हुआ है उसको शामिल कर लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला लिया कि ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला लिया कि ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया जाए, और ब्रिटिश सरकार फैसला लेकर के ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया। और ब्राउन बेस राइफल को हटाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके स्थान पर दिसंबर 1856 में एक नया राइफल शामिल किया, एनफील्ड राइफल। कौन राइफल? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल शामिल किया। एनफील्ड राइफल जो है आपको शामिल किया। तो ब्राउन बेस राइफल को हटा करके दिसंबर 1856 ईस्वी में एक नया राइफल शामिल किया, एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल था, एनफील्ड राइफल की अगर हम लोग बात करें तो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरना होता था, एनफील्ड राइफल था, उसमें जो कारतूस या उसमें जो गोली भरना होता था, उस कारतूस के ऊपर जो है मोटी खोल थी, मोटा कवर था, मोटा कवर था, और उस कवर को दांत से खींचना होता था। दांत से खींच करके आप खोलते और तब फिर उसमें से कारतूस निकाल करके एनफील्ड राइफल में भरते। तो एनफील्ड राइफल में जो गोली या कारतूस भरना होता था, उस कारतूस के ऊपर एक मोटी खोल थी, और इस मोटी खोल को पहले दांत से खींच करके खोलना होता था और तब जाकर के आप उसको लगा सकते थे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाते। तो उस
कारतूस के ऊपर जो मोटी खोल थी, उस मोटी खोल में गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ था। गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ था। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि यह सत्य बात था। सही में गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ था। सही में गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ था। यह कोई अफवाह नहीं था, यह सत्य था। अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहा था? देखिए, अंग्रेज क्या चाहता था पता है? अंग्रेज चाहता था कि भारतीयों के धर्म को हम नष्ट कर दें, और जैसे हम भारतीयों के धर्म को नष्ट कर देंगे तब भारत के लोग क्या करेंगे? भारत के लोग जो है अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लेंगे, और जैसे ही ईसाई धर्म को अपना लेगा तो भारत का ईसाईकरण हो जाएगा। भारत का ईसाईकरण हो जाएगा मतलब भारत के सभी लोग ईसाई बन जाएंगे, तो इससे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो अंग्रेज मूलतः ईसाई हुआ करता था। जो अंग्रेज था, अगर अंग्रेज की हम लोग बात करें तो अंग्रेज मूलतः जिस धर्म को मानता था वह ईसाई धर्म हुआ करता था। अंग्रेज ईसाई था और वह भारत का ईसाईकरण करना चाहता था, इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा किया। और यह जो नया बंदूक शामिल हुआ था, जैसे अगर आप पुलिस में सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, समझिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, लगभग 6 महीना साल भर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसके बाद आपको डंडा दिया जाएगा हाथ में, फिर गोली बंदूक दिया जाएगा, हर चीज आपको आपके हाथ में दे दिया जाएगा। यानी ट्रेनिंग देने के बाद ही आपको कुछ भी दिया जाएगा, अदरवाइज आपको पहले कुछ नहीं दे दिया जाता है कि आपको गोली बंदूक दे दिया, आप परीक्षा पास करके गए, गोली बंदूक दे दिया, आपको चलाने ही नहीं आता है, तो आप कहां से चला पाइएगा? नहीं चला पाइएगा। तो वैसे ही जब एनफील्ड राइफल शामिल हुआ था तो इसको चलाने के लिए सिपाहियों को नहीं आता था, तो इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग आपको दमदम बंगाल में पड़ता है, बंगाल के दमदम में दिया जाता था, पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था, और पंजाब के अंबाला में दिया जाता था। इन तीनों जगहों पर एनफील्ड राइफल चलाने के लिए जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाता था। अब देखिए, आपको सेना में यह अफवाह फैली, क्या अफवाह फैली? तो यह अफवाह फैली कि जो एनफील्ड राइफल है उसका जो कारतूस है उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। यह अफवाह फैली, वर्तमान में यह बात सत्य है। जब यह अफवाह फैली तो इस एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार भारतीय मूल के सिपाहियों ने करना शुरू कर दिया, और इस एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करने वाला प्रथम सिपाही मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे। अगर बात हम लोग मंगल पांडे की करें तो जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है इस राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया, कहा कि ना, हम इस राइफल को प्रयोग में नहीं लाएंगे। और जब मंगल पांडे ने इस राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया तो मंगल पांडे से जो बड़े अधिकारी थे जिसके अधीन मंगल पांडे काम किया करते थे, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि नहीं, आपको एनफील्ड राइफल प्रयोग में लाना ही होगा। मंगल पांडे पर यह दबाव बनाया कि नहीं, आपको एनफील्ड राइफल प्रयोग में लाना ही होगा। तो मंगल पांडे पर जब जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग ने दबाव बनाया तो फिर मंगल पांडे ने जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। और जब मंगल पांडे ने जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी, तत्पश्चात मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके जो है मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है 10 मई 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से हुआ है ना जी, एकदम से हुआ है, 10 मई 1857 से हुआ। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपसे भी लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने कि जैसा कि आप देखेंगे तो ये जो अभी आप क्लास कर रहे थे इसका कंप्लीटली आपका जो कोर्स आपका है ये आपका 99 रुपीज़ का आपका है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये सिर्फ आप 99 में आप जो है पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग 99 में ही सिर्फ आप जो है इसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के अगर आप जो है एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको 99 रुपीज़ आपका लगेगा। इसका ऑल ओवर देखिए आपका ग्रुप पर जो हमारा ग्रुप चल रहा है प्राइवेट आपका, इसका A to Z आपको जो है
क्लास आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। आप सभी लोग जैसे कि देखेंगे तो अभी जो आपने रिसेंटली जो कवर किया है क्लास, इसी चैनल पर आपका सारा क्लास आपका अनलिस्टेड आपका जो है अपलोड किया जा रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीका से क्या है कि आपको लिंक भेजा जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ग्रुप के अंतर्गत ज्वाइन किया जाएगा। ग्रुप में आपको डेली बेसिस पर आपको क्या है कि आपको लिंक सेंड किया जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सारे क्लास को आप जो है सिस्टमेटिक तरीका से लगा पाएंगे। जितनी भी आपका ऑल ओवर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी आपका रिसेंटली आपका क्लास आपका री एग्जाम को लेकर के अभी जो आपका अपडेट आपका किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो ये जो आपका बैच आपका ये आपका क्या है कि आपका 2 जुलाई को ही प्रारंभ किया गया था, बट एग्जाम आपका जो है कैंसिल होने के कारण से इसका जो है री एग्जाम डेट को लेकर के पुनः क्लास को अपडेट किया गया है और पुनः जो आपका सिस्टमेटिक तरीका से क्लास को चलाए जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट 99 रुपीज़ में क्या है कि एप्लीकेशन पर जाकर के परचेज करेंगे तो 19 जो है आपका लगभग आपका 1000 के करीब आपको लगेंगे। और यही क्लास आप सिस्टमेटिक तरीका से अगर आप ग्रुप में जाकर के करते हैं तो A to Z आपको एप्लीकेशन का क्लास आपको सिस्टमेटिक तरीका से मिल जाएगा, जिसमें कि 99 रुपये आप पेमेंट करके जो है सारे क्लास को बेहतरीन तरीका से कवर कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको सिंपली आपको जो है आप इस नंबर देख रहे हैं इसका आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पर सिंपली आपको क्या करना है कि आपको 99 रुपीज़ आपको पेमेंट करके इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, या तो फिर आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर लेना, आपको ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ही क्लास का आपको लिंक जो है डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है, प्लस ऑल ओवर देखेंगे इसमें आपको सेट प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर दिया जाएगा, प्लस आंसर आपको हाईलाइट करके मिलेगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से जो है सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएं। बिल्कुल आप नाम मात्र के फीस में जो है आप सारे एप्लीकेशन को क्लास को जो है बिल्कुल कर सकते हैं। तो नंबर आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, इस पर आपको सारा क्लास आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो बाकी हम लोग जो है चलिए क्लास कीजिए आप सभी लोग आगे। और मंगल पांडे को फांसी दिया गया है 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। तो क्या यह बात कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के सिपाहियों में मंगल पांडे एक ऐसे सिपाही हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए, जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए? नहीं कह सकते, एकदम से कह सकते हैं, निश्चित तौर पर यह बात कहा जा सकता है। और आपसे यह बात पूछा भी जाता है कि 1857 के विद्रोह के सिपाहियों में कौन ऐसे सिपाही हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। और देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक अनाप शनाप लिखता है, जो भी लिखता है उससे मतलब नहीं है। जो बात हम आपको यहां पर बता रहे हैं आप इन चीजों को याद रखिएगा, समझ गए? तो ये 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण। अब देखिए ये सब बात आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। मंगल पांडे कौन नेटिव इन फैक्ट्री से थे, मंगल पांडे कहां से संबंधित थे, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? तो एक लाइन में उत्तर देंगे, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण है, समझ गए? तो आ जाइए 1 मिनट में तो बताइएगा। आइए 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया। एक बार फिर से बोलिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का। एक बार फिर से यह बात बोलिए, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का। अच्छा, एनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया था वो किस राइफल के स्थान पर शामिल? एनफील्ड राइफल किस राइफल के स्थान पर शामिल? एनफील्ड राइफल किस राइफल के स्थान पर शामिल किया? अच्छा, एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया? कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? अच्छा, एनफील्ड राइफल को चलाने का ट्रेनिंग कहां दिया जाता था? दमदम सियालकोट और अच्छा, एनफील्ड राइफल के कारतूस के ऊपर जो चमड़ी थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। यह सत्य बात है या असत्य? एकदम सत्य बात है। ऐसा अंग्रेज क्यों करना चाहता था? भारत का ईसाईकरण करने को लेकर ऐसा अंग्रेज क्यों करना चाहता था? क्योंकि देखिए, गाय का मीट हिंदुओं के लिए, हिंदू गाय का मीट नहीं खा सकता है और मुस्लिम सुअर का मीट नहीं खा सकता है, तथा मुस्लिम तो सुअर का नाम तक नहीं लेता है। सुअर का नाम तक लेना इस्लाम धर्म में वर्जित है, समझिए, इस्लाम धर्म में वर्जित है। तो इसलिए गाय के मीट से जो है हिंदू का धर्म नष्ट होना था और सुअर के मीट से जो है इस्लाम धर्म नष्ट होना था, इस्लाम धर्म नष्ट होना था। इसलिए जो है ऐसा अंग्रेजों ने किया था और कोई खास वजह नहीं था। और इसके बाद जो है आगे बताएंगे कि एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करने वाला प्रथम सिपाही कौन? प्रथम सिपाही मंगल पांडे। मंगल पांडे कहां से संबंधित है? कहां से संबंधित है? बंगाल के। मंगल पांडे कहां से संबंधित है? बंगाल के बैरकपुर के कौन से नेटिव इन फैक्ट्री? कौन से नेटिव इन फैक्ट्री? 34वीं। मंगल पांडे ने जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कब कर? मंगल पांडे ने जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कब कर?
29 मार्च 1800। मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया? 8 अप्रैल 1800। मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया? 8 अप्रैल 1800। 8 अप्रैल 1857। तो ये तो 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण हुए। अब 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण के बाद जो है अब अन्य कारणों को जानिए। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण। तो सबसे पहले आप सुनिएगा सैन्य कारण। सैन्य कारण सुनिएगा। देखिए, जो 1857 के विद्रोह के समय भारत में ब्रिटिशों की सत्ता थी, ब्रिटिशों का शासन था, ब्रिटिशों का शासन था। ब्रिटिश शासन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश शासन के समय जो सेना थी, उस सेना में 5 गो भारतीय सिपाही पर 1 गो यूरोपीय सिपाही हुआ करता था। 5 गो भारतीय सिपाही पर 1 गो यूरोपीय सिपाही, 5:1 का अनुपात था। लेकिन फिर भी भारतीयों के साथ बड़ी दुर्व्यवहार किया जाता था। भारतीयों को ना रहने का सही व्यवस्था, ना खाने का सही व्यवस्था, ना उचित वेतन तथा अपमान अलग से, गाली अलग से सुनना पड़ता था। यह सब कारण रहे जिस वजह से भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी और भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर इसके बाद अगर आप आर्थिक कारणों में जाएंगे तो देखिए, अंग्रेज, जैसे आज भारत में मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी जीएसटी वसूलते हैं, उसी प्रकार से जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो अंग्रेजों ने कर की वसूली को लेकर अस्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी बंदोबस्त, महलबाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से कर की वसूली करना शुरू किया। और इन तमाम बंदोबस्तों ने भारतीयों का शोषण ही किया। इन तमाम बंदोबस्तों ने भारतीयों का शोषण किया, जिस वजह से भारत के किसान सब नाराज हो गए और फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। समझ गए? तो ये आर्थिक कारण है और इन सभी बंदोबस्तों के विषय में हम आपको बताएंगे। समझ गए? अस्थायी बंदोबस्त क्या है, महलबाड़ी बंदोबस्त क्या है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त क्या है, ये सब आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये तीनों बंदोबस्त के विषय में आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद अगर आप धार्मिक कारण की बात करेंगे तो जो अंग्रेज था, जो अंग्रेज गवर्नर सब था, वे सब जो है भारत के भीतर कोई दास प्रथा का अंत कर रहा है, कोई बाल विवाह प्रथा का अंत कर रहा है, कोई सती प्रथा का अंत कर रहा है। तो जो अंग्रेज गवर्नर सब इन भारतीय धर्म में प्रचलित इन प्रथाओं को बंद करना शुरू किया। इससे भारत के जो धार्मिक तौर पर रूढ़िवादी व्यक्तित्व के लोग हुआ करते थे वे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और विद्रोह करना शुरू कर दिया। यह धार्मिक कारण हो गया। इसके बाद अगर आप राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैत शासन को लागू किया, उसने बंगाल में बड़े बड़े अकाल को जन्म दिया। फिर जो है वेलेजली ने सहायक संधि के तहत भारत के अधिकतर क्षेत्र को जीत लिया। फिर डलहौजी ने जो है राजहरप नीति के तहत भारत के अधिकतर क्षेत्र को जीता। ये सब राजनीतिक कारण है। और अगर इन कारणों की अगर हम लोग बात करें तो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए इन चीजों पर जो है हम ज्यादा प्रकाश देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा चीज जहां से प्रश्न आता ही नहीं है वहां पर ज्यादा प्रकाश देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर ज्यादा में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम भी ये चाहते हैं कि आप उतना जानिए, आप उतना पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। बताने के लिए तो बहुत सारा चीज है, बहुत कुछ है, लेकिन उन चीजों में हम आपको नहीं लेकर के जाएंगे, नहीं तो फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा और फिर उससे जो है बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। एक कंसेप्ट आपको बन जाएगा, बेहतर आप हो जाएंगे, लेकिन जो है उतना में पढ़ना हम लोगों को नहीं है। लेकिन यहां पर एक दो बात, 3-4 बात हम आपको बता रहे हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जो कि एनसीईआरटी में भी इन बातों का विवरण है। एक है सैनिक अधिनियम कब आया है, एक है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब आया है, एक है किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह नहीं बल्कि राजा कहलाएंगे, और एक है कि किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। ये 3-4 बात एनसीईआरटी का है और ये 3-4 बात जो है आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये सब कारणों में ही हमें बताना होता है, तो कारणों में हम ज्यादा डीप में गए नहीं, तो इसलिए कारणों में ये 3-4 बात आप निश्चित तौर पर याद रख लीजिएगा। सबसे पहली बात कि धार्मिक अयोग्यता, सबसे पहली बात कि किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। देखिए, अगर आप लाल किला और कुतुब मीनार की बात करेंगे तो ये दोनों दिल्ली में है। लाल किला भी दिल्ली में है, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। लाल किला का निर्माण दिल्ली के भीतर आपको शाहजहां ने करवाया था और कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के भीतर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन ऐबक इसके निर्माण कार्य को पूरा नहीं करवा पाया था।
कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश। कौन करवाया था? इल्तुतमिश। तो जब आप दिल्ली जाएंगे ना तो आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। तो जिस गवर्नर जनरल ने इस बात की घोषणा किया था उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है आपको यह घोषणा किया था कि मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार में रहेंगे। तो पहली बात यह परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरी बात, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह बादशाह नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे, राजा या शहजादा कहलाएंगे। इस बात की घोषणा जो है आपको किया था किसने? तो इस बात की घोषणा किया था आपको लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड कैनिंग ने इस बात की घोषणा किया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने इस बात की घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे, राजा या शहजादा कहलाएंगे। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है एक है सैनिक अधिनियम। सैनिक अधिनियम कब पारित हुआ है? तो सैनिक अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो सैनिक अधिनियम पारित हुआ है 1856 में। कब पारित हुआ? 1856 में। और एक है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो यह पारित हुआ है आपको 1850 में। समझिएगा, 1850 में। है क्या हुआ जी? है क्या हुआ? क्या हुआ? है गर्मी लग रहा? ओ अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए आप लोग, हल्ला मत कीजिए, ऐसे हल्ला मत कीजिए, ठीक है? हल्ला क्या कर रहे? आइए तो 1 मिनट इसको याद करते हैं आप लोग। तो किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार में रहेंगे? मुगल बादशाह लाल किला के जगह कुतुब मीनार में रहेंगे। बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह बादशाह नहीं बल्कि राजा कहलाएंगे। किसने? सैनिक अधिनियम का पारित हुआ। सैनिक अधिनियम का पारित हुआ। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम का पारित हुआ। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। अब कहिएगा सैनिक अधिनियम क्या है? ठीक है, सैनिक अधिनियम क्या है इसको आप समझिएगा। सैनिक अधिनियम क्या है तो आप लोग पता नहीं, अजीब पता नहीं क्या करने आए। देखिए एगो बात बता देते हैं, अगर सफल होना है तो पहले तो अनुशासित ही होना पड़ेगा। बिना अनुशासन का कुछ होता है जी? कुछ नहीं होता है। ठीक, आओ सनम जाओ सनम, ऐसे हजारों आता है हजारों जाता है, समझ गए? कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो अब सुन लीजिए, पढ़ाने तो आज आप लोग नहीं दिए हैं, समझे? डेमो देना ही नहीं चाहिए, डेमो दे करके हम बेवकूफ़ी कर दिए, समझ गए? तो खैर कोई बात नहीं है, अब 1 सप्ताह डेमो दे दिए हैं तो 1 सप्ताह झेल लेते हैं, समझे? नहीं तो आप लोग भी कहिएगा जो बोले वो नहीं किए। 1 सप्ताह डेमो है, डेमो कर लीजिए, उसके बाद तो अनुशासन में अपने आप आइए जाइएगा। अनुशासन में कैसे नहीं आइएगा? ठीक है, तो अभी तो 1-2 दिन है, अभी हम भी आपको थोड़े कुछ कहेंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे। जब तक आप एडमिशन नहीं ले लीजिएगा तब तक हम कुछ थोड़े कहते हैं, नहीं कहते हैं। एडमिशन लेने के बाद हम कुछ कहते हैं। तो इसलिए तो 1 सप्ताह, अभी 1 सप्ताह 10 दिन 1-1 घंटा क्लास रखेंगे, ठीक है? तो आपका बैच का टाइमिंग 3 से 5 ही है, लेकिन 1 जुलाई अभी 15 तारीख तक जो है सिर्फ 1 घंटा है। तो कल आपका शाम में 4 से 5 में क्लास है। क्या बजे से क्या बजे? 4 से कहाँ है? यहीं है। कहाँ है? यहीं है, समझे? 4 से 5 और 4 बजे आपका बैच शुरू हो जाएगा, समझे? 4 बजे आपका बैच शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, अभी ऑफलाइन में थोड़ा डेमो वोमो चल रहा है तो थोड़ा बहुत 1 सप्ताह दिक्कत होगा आपको। तो इससे आगे हम लोग मिलते हैं कल आपका बैच है शाम में 4 से 5। शाम में 4 से 5। धन्यवाद, इससे आगे बढ़ेंगे। हमको निकल